हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में लेके आए हैं इंट्रोडक्शन एंड बेसिक प्रिंसिपल ऑफ फोटोकेमिस्ट्री, जो आपका यूनिट का ये टाइटल ही है ना। तो उसके अंदर में बहुत सारे फोटो रिएक्शंस के बारे में पूछा गया है, बताया गया है, टॉपिक दिया हुआ है। तो ये टॉपिक चूँकि हेडिंग ही है तो फिर इसको अपन क्या करते हैं, एक बार डील कर ही लेते हैं, ठीक है। जो पहले वीडियो बना हुआ था उसमें मैंने इसको छोड़ दिया था, हालांकि इंट्रोडक्शन मैंने बताया था, ठीक है। देखते हैं इंट्रोडक्शन। फोटो रिएक्शन होता क्या है। दरअसल रिएक्शन पर फोटो रेडिएशन का इफेक्ट को ही फोटोकेमिस्ट्री कहा जाता है, ठीक है। फोटोकेमिस्ट्री या फोटो रिएक्शन कह सकते हो, उसकी पूरी केमिस्ट्री को ही फोटोकेमिस्ट्री कहा जाता है। चूँकि लाइट में एनर्जी फोटोन के रूप में रहती है, और फोटोन की एनर्जी आप जानते हो E इक्वल टू एच न्यू, जहाँ एच क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है, और न्यू इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, ठीक है। अब फोटोन के मॉलिक्यूल पे प्रभाव कुछ इस प्रकार होता है कि फोटोन अपनी एनर्जी द्वारा मॉलिक्यूल के बॉन्ड्स को तोड़ देता है, ठीक है, तथा फाइनली नए प्रोडक्ट बनाता है। इस प्रोसेस के फर्स्ट स्टेप में मॉलिक्यूल पे फोटोन का एब्जॉर्प्शन होता है, मतलब लाइट का एब्जॉर्प्शन होगा, जिसके कारण मॉलिक्यूल एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। और यहाँ पर दो तरह का प्रोसेस हो सकता है। कैसे कैसे हो सकता है, जैसे ये कोई मॉलिक्यूल है, एच न्यू लाइट इस पर पड़ा, ठीक है। लाइट को ये एब्जॉर्ब करके क्या कर दिया, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला गया, ठीक है। एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद एक्साइटेड स्टेट का जो लाइफ टाइम होता है बहुत कम होता है। या तो ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना, या तो फिर ये किसी दूसरे मॉलिक्यूल को अपनी एनर्जी दे के ग्राउंड स्टेट में चला जाएगा। या फिर ये भी हो सकता है कि लाइट इमिट करते हुए फ्लोरोसेंस फास्फोरेंस दो घटना होती है, उस मैकेनिज्म के तहत लाइट इमिट करके क्या कर देगा, ये ग्राउंड स्टेट में चला जाएगा, ठीक है। अब चूंकि एक्साइटेड स्टेट में जाना क्या होता है, दरअसल इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन ही होता है। ये जो मॉलिक्यूल है, मान के चलो ग्राउंड स्टेट में है, उसके दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ग्राउंड स्टेट में किसी हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में है, ठीक है। जैसे इस पर लाइट पड़ती है तो यहाँ पे एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड होकर कहाँ चला गया, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में चला गया, ठीक है। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में यहाँ पे इंटर सिस्टम क्रॉसिंग भी हो सकता है। रिएक्शन होने से पहले क्या होता है, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग होता है, मतलब यहाँ पे जो ये प्लस हाफ है ये माइनस हाफ, दोनों का स्पिन अलग अलग है। अगर दोनों का स्पिन में से टोटल स्पिन निकालेंगे तो प्लस हाफ और माइनस हाफ क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। स्पिन मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला होता है 2s + 1। यहाँ s की जगह जीरो रखने पर 2 × 0 = 1 = 1 ही आता है। 2 शून्य शून्य प्लस 1 जोड़ोगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा, ठीक है। तो ये कहलाता है सिंगलेट स्टेट, जो मैंने यहाँ लिखा है। और यदि यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन की फ्लिपिंग हो जाए, ये इलेक्ट्रॉन अपना स्पिन चेंज कर दे, तो यहाँ पे ये भी प्लस हाफ, ये भी प्लस हाफ, प्लस हाफ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। उस कंडीशन में ये स्टेट ट्रिपलेट स्टेट कहलाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्पिन मल्टीप्लिसिटी के फॉर्मूला में अगर आप इस चीज़ को रखोगे, ठीक है, 2s + 1 की जगह पे s की जगह पे 1 रखोगे तो क्या हो जाता है, यहाँ पे वैल्यू 3 आता है, जो कि ट्रिपलेट स्टेट यहाँ से कहलाता है, ठीक है। ये ट्रिपलेट स्टेट में ये दोनों ही स्टेट, इसका एक्साइटेड स्टेट है जो कि बहुत कम समय के लिए होता है, देन प्रोडक्ट में ये कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब हम आगे देख लेते हैं कि फोटोकेमिकल रिएक्शन जो है वो किस तरह से होता है, किस किस रेंज में होता है। तो हाई एनर्जी वाला फोटोन में एनर्जी है, तो मैंने यहाँ पे हाई एनर्जी जनरली लिख दिया है, थोड़ा सा आंसर को थोड़ा इफेक्टिव बनाने के लिए। मॉलिक्यूल में चेंजेस जो होगा वो फोटोकेमिकल रिएक्शन कहलाता है, और फोटोकेमिकल रिएक्शन के द्वारा चेंजेस होता है। स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट विथ विच अफेक्ट मॉलिक्यूल, यहाँ पे यूवी और विजिबल रीजन के जो स्पेक्ट्रम होते हैं वो क्या करते हैं, मॉलिक्यूल के एनर्जी लेवल को या मॉलिक्यूल की स्थिति को अफेक्ट करते हैं। और इसमें अगर आर्मस्ट्रॉन्ग की बात करें, आर्मस्ट्रॉन्ग में तो इसका वेवलेंथ होता है 1000 से 10,000 तक, ठीक है, इसकी वेवलेंथ की लाइट होती है। इसकी एनर्जी जो है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में होती है, जो इलेक्ट्रॉन के एक्साइटेशन के लिए जरूरी है। या फिर इसको आप किलो कैलोरी पर मोल में देखें तो 23 से 230 किलो कैलोरी पर मोल होती है, जो कि लगभग अधिकांश मॉलिक्यूल के बॉन्ड एनर्जी के बीच की ही है ना। मतलब इसकी जो बॉन्ड एनर्जी जो होती है इन दोनों के बीच में होती है, तो बॉन्ड टूट सकते हैं यहाँ। इस रेंज की लाइट के इफेक्ट के कारण मॉलिक्यूल में डिसोसिएशन, कॉम्बिनेशन, पॉलीमराइजेशन
एडिशन, रीअरेंजमेंट, डिकम्पोजिशन एंड डबल डिकम्पोजिशन जैसे रिएक्शन जो है होते हैं। अब यहाँ जो कि बेसिक प्रिंसिपल हेडिंग में ही पूछा गया है, बोला गया है, तो हम कुछ बेसिक प्रिंसिपल देख लेते हैं। फोटोकेमिकल रिएक्शन के लिए मेनली दो प्रिंसिपल ज़्यादातर यूज होता है, ऊपर के दो। तीसरा ये क्या है, रेयरली यूज होता है। ये दो दरअसल ये थोड़ा सा अलग टाइप का मैं बताऊंगा लास्ट में, ठीक है। तो ग्रोथर्स-डॉपर लॉ और आइंस्टीन लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस, इसको देखते हैं। ग्रोथर्स-डॉपर लॉ कहता क्या है। इसको पहले सन 1870 में ग्रोथर्स ने दिया था, ड्रॉपर ने इसको डेवलपमेंट किया था, ठीक है, जो कि 1841 में डेवलपमेंट इसका हुआ था। इस सिद्धांत के अनुसार केवल वही रेडिएशन केमिकल चेंजेस लाने के लिए इफेक्टिव होती हैं जो रिएक्शन करने वाले सिस्टम द्वारा एब्जॉर्ब्ड होती हो, ठीक है। मतलब केवल वही रेडिएशन केमिकल रिएक्शन करा सकता है जो एब्जॉर्ब्ड हो, ठीक है। जो एब्जॉर्ब्ड नहीं होगा वो कहाँ से केमिकल रिएक्शन कराएगा, तो वो चांसेस ही नहीं है, ठीक है। अगर सरल भाषा में ये बोला जाए, केवल अवशोषित होने वाली रेडिएशन केमिकल चेंजेस या रिएक्शन कराने में समर्थ होती है, ठीक है। क्योंकि जब लाइट जो होता है, जिसको हम एच न्यू से भी दर्शाते हैं, फोटोन मॉलिक्यूल के द्वारा एब्जॉर्ब होगी, तब मॉलिक्यूल एक्साइटेड होगा, देन रिएक्शन देगा। तो यहाँ पे एक छोटा सा आप रिलेशन देख सकते हो, बता सकते हो। आई नॉट इज इक्वल टू इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, जो आपतित प्रकाश है उसकी तीव्रता क्या है, आई नॉट है। आई एब्जॉर्ब किससे दर्शाएंगे, जो एब्जॉर्ब्ड लाइट होगा उसको दर्शाएंगे, उसकी इंटेंसिटी को दर्शाएंगे, ठीक है। आई टी इज इक्वल टू क्या होगा, ट्रांसमिटेड लाइट, जो मीडियम से पास होके बाहर जा रहा है। देखो यहाँ पे जो इंसिडेंट लाइट है उसकी फ्रीक्वेंसी कुछ मान के चलो 1000 होगी, ठीक है। कुछ लाइट यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाएगा, कुछ इंटेंसिटी ऑफ लाइट यहाँ पे क्या हो जाएगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी। जो बची हुई लाइट है वो ट्रांसमिट हो जाएगी। तो हमको क्या निकालना है, एब्जॉर्ब लाइट की इंटेंसिटी निकालना है। तो हमको इंसिडेंट और ट्रांसमिटेंस लाइट की इंटेंसिटी को माइनस करना पड़ेगा। इंसिडेंट लाइट ऑफ इंटेंसिटी से हम माइनस कर देंगे ट्रांसमिटेड लाइट की इंटेंसिटी, ठीक है। तो हमको आई एब्जॉर्ब मतलब अवशोषित प्रकाश की तीव्रता मिल जाएगी, ठीक है। ये जनरल सा रिलेशन है किसमें, इंसिडेंट लाइट, एब्जॉर्ब लाइट एंड ट्रांसमिटेड लाइट पे, ठीक है। सेकेंड लॉ की अगर हम बात करते हैं तो सेकेंड लॉ जो होता है आइंस्टीन्स लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस। आइंस्टीन ने क्या बताया कि जब कोई भी एटम या मॉलिक्यूल जो फोटोकेमिकल रिएक्शन में भाग ले रहा है ना, ऐसा मॉलिक्यूल जो फोटोकेमिकल रिएक्शन में क्या कर रहा है, भाग ले रहा है, केवल और केवल क्या कर रहा है, प्राइमरी प्रोसेस में, केवल और केवल प्राइमरी प्रोसेस में एक क्वांटम का एब्जॉर्प्शन करके एक्साइटेड एटम या मॉलिक्यूल बनाता है। मतलब कोई मॉलिक्यूल एक ही क्वांटम को एब्जॉर्ब करता है, देन वो एक्साइटेड मॉलिक्यूल बनाता है। ये केवल और केवल प्राइमरी प्रोसेस होगा, ठीक है। सेकेंडरी प्रोसेस में हो सकता है 2-3 मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करने लगे, पॉलीमराइजेशन जैसा रिएक्शन होने लगे, एक फोटोन रिएक्शन को स्टार्ट किया, उसके बाद बहुत सारे रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट दे दें, ऐसा हो सकता है। लेकिन जो प्राइमरी प्रोसेस होता है, फर्स्ट प्रोसेस, उसमें क्या होगा, एक फोटोन यूज होगा, एक मॉलिक्यूल एक्साइटेड होगा, ठीक है। तो स्पष्ट रूप से लिखा है कि यह रूल केवल प्राइमरी प्रोसेस के लिए है जिसमें एक्चुअल में लाइट का एब्जॉर्प्शन होता है। ऐसा स्टेप जिसमें लाइट का एब्जॉर्प्शन वास्तव में होता हो, उसके लिए ये अप्लाई किया जाता है, ठीक है। अब एनर्जी आपको मालूम है, एच न्यू 1 मॉलिक्यूल द्वारा एब्जॉर्ब्ड एनर्जी है ये, ठीक है। यदि 1 ग्राम मॉलिक्यूल के लिए अप्लाई करें, 1 ग्राम को हम कह सकते हो आप एवोगैड्रो नंबर, किसी भी मॉलिक्यूल का 1 ग्राम, जैसे C13 है तो उसका एवोगैड्रो नंबर तो फिक्स होता है, वो होता है आपका 6.023 इंटू 10⁻23, आपको याद होना चाहिए। तो ये एवोगैड्रो नंबर क्या होता है, किसी मॉलिक्यूल के 1 ग्राम के बराबर होता है, ठीक है। एनर्जी क्या हो जाएगा, 1 ग्राम के लिए हम यहाँ पे क्या ले लिए हैं, एवोगैड्रो नंबर, और मल्टीप्लाई कर दिए हैं एच न्यू। मतलब इतने मॉलिक्यूल को एक्साइटेड करना है आपको, तो उतना एच न्यू लगेगा, इतनी एनर्जी आपको, उतना फोटोन आपको लगेगा। सिंप्लीफाई करने पर क्या हो जाता है, E इज इक्वल टू एन क्या है, एवोगैड्रो नंबर, एच न्यू अपॉन एच न्यू पर मोल, प्रति मोल इतना जो है आपको
एनर्जी लग रहा है, ठीक है। तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, NhC/λ। न्यू को हम शिफ्ट करा दिए हैं C/λ। C क्या है, प्रकाश की तीव्रता। प्रकाश की तीव्रता को उसके वेवलेंथ से विभाजित कर देंगे, डिवाइड कर देंगे तो फ्रीक्वेंसी निकलती है ना। आप वेव के बारे में जानते हो या नहीं, वेव कुछ इस तरह से होता है, ये इसकी मान के चलो स्पीड है इतनी c, ठीक है, और ये इसका वेवलेंथ है लेमडा। c को एक सेकेंड में कितना दूरी तय किया, ठीक है, उसको उसके लेमडा से अगर हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो ये क्या निकल जाता है, ओवरऑल फ्रीक्वेंसी निकल जाता है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का भी वेव के बारे में सर्च करो और उसके बारे में उसका डिटेल देखो कि न्यू क्या है, लेमडा क्या है, सी क्या है, ठीक है। जरूरत पड़ेगी तो आप कमेंट करना, मैं बना दूंगा वीडियो, ठीक है, सिंपल तरीके से। एच यहाँ पे प्लैंक्स कांस्टेंट है, ई एनर्जी है, न्यू फ्रीक्वेंसी है, सी वेलोसिटी ऑफ लाइट है, लेमडा वेवलेंथ है। आई थिंक ये वीडियो मैंने डाला है बहुत पहले, शुरू में जब मैंने स्टार्ट किया था तब डाला है। एन इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर। देखो प्लैंक कांस्टेंट क्या होता है, 6.624, एकदम आपको याद होना चाहिए, इंटू 10⁻⁻27, ये क्या होता है, प्लैंक कांस्टेंट। और एवोगैड्रो नंबर क्या होना चाहिए, क्या होता है, 6.023 इंटू 10⁻23, ठीक है। इस रूल की सहायता से हम क्वांटम इफिशियंसी निकाल सकते हैं, जिसको हम थीटा से शो करते हैं, क्वांटम दक्षता कहते हैं इसको हिंदी में, ठीक है। तो ये क्या होगा, दिए गए समय में रिएक्शन करने वाले मॉलिक्यूल की संख्या, एक निश्चित टाइम में कितने मॉलिक्यूल रिएक्शन कर रहे हैं और उतने ही समय में मॉलिक्यूल द्वारा कितने फोटोन एब्जॉर्ब हो रहा है उसकी संख्या, दोनों को अगर हम डिवाइड कर देंगे तो इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, सिद्धांत के अनुसार तो 1 आनी चाहिए, ठीक है। कई रिएक्शन हैं जो कम आते हैं, कई रिएक्शन है जिसकी 1 से ज़्यादा आती है, तो वो आप यहाँ पे मैटर नहीं करता, ये आगे का स्टडी है, ठीक है। जनरली ये जो वैल्यू आना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, मतलब जितने मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहे हैं उतने ही क्वांटम का एब्जॉर्प्शन होना चाहिए, है ना। लेकिन ये फॉर्मूला के अनुसार जब हम निकालते हैं बहुत सारे रिएक्शन, जैसे HCl का टूटना, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ HCl, तो वहाँ क्वांटम दक्षता क्या आती है, 1 से कम आती है। मतलब ये है कि एक HCl मॉलिक्यूल, एक क्लोरीन अगर डिसोसिएट हुआ तो वो 2 HCl बनाएगा, ठीक है, कुछ ऐसा स्थिति आ जाती है, मतलब हाफ हो जाएगा, ठीक है। अब एक क्लोरीन क्या करेगा, एक H2 को तोड़ेगा, तो उससे भी जो H+ बनेगा, मतलब यहाँ पे फ्री रेडिकल रिएक्शन की बात हो रही है, ठीक है। फ्री रेडिकल रिएक्शन में बहुत सारे फ्री रेडिकल जनरेट हो जाते हैं और केवल एक ही बार एनर्जी देने के बाद वो रिएक्शन चलने लगता है, तो उसकी क्वांटम दक्षता क्या आती है, कम आती है, क्योंकि वहाँ मॉलिक्यूल की संख्या बढ़ जाएगी और यहाँ एब्जॉर्ब होने वाला रेडिएशन क्या होगा, बहुत कम होगा, रिएक्शन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वांटम दक्षता मैं यहाँ पे शॉर्ट में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं मुझे नहीं पता, अगर आपने BSc 3rd ईयर में पढ़ा होगा तो आपको जरूर समझ में आएगा, ठीक है। एक और लॉ है जो बहुत कम यूज होता है, लेकिन ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर मान के चलो पूछ दे, ठीक है। इसमें होता क्या है कि इस प्रोसेस में, है ना, फोटोकेमिकल इफेक्ट दी गई टोटल एनर्जी, या फिर उसको हम डोज कह सकते हैं, कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब यहाँ पे जो E क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोटोकेमिकल इफेक्ट, ठीक है, उसके बराबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब ये रूल कहाँ अप्लाई होता है, जब हम लेमिनार एयर फ्लो, आपने देखा होगा, अगर शायद देखा हो, तो वहाँ पे UV लैंप लगा होता है, उसको हम वहाँ पे उस चैम्बर के अंदर, लेमिनार एयर फ्लो के अंदर जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसको हम मारने के लिए या फिर उसको जर्म्स फ्री करने के लिए वहाँ पे UV लैंप लगाए रहते हैं। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो DNA होता है उसको UV रे क्या कर देता है, डैमेज कर देता है तथा किल कर देता है, और डैमेज करने वाला जो रिएक्शन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी, मतलब जितनी ज़्यादा हम UV रे देंगे उतना जल्दी वो क्या होने लगेगा, डैमेज होने लगेगा, ठीक है। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के इनएक्टिवेशन को शो करता है, ये जो रूल है बताता है अच्छे से। मतलब यहाँ भी डैमेज हो रहा है, मतलब कोई केमिकल रिएक्शन ही हो रहा होगा, है ना। ऐसा तो नहीं है कि DNA डैमेज हुआ तो फिर कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ, ठीक है, ऐसा तो नहीं कह सकते। DNA भी क्या है, एक तरह से मॉलिक्यूल्स से मिलके बना होता है,
और उसका अगर हम डैमेज करना चाहते हैं, उसको तोड़ना चाहते हैं, काटना चाहते हैं या नष्ट करना चाहते हैं, तो उसमें हम यूवी रे का सहायता ले सकते हैं। ठीक है, जैसे हम अगर एल्कोहल को लेते हैं तो एल्कोहल भी उसके सेल मेम्ब्रेन को तोड़ देता है ना, सेल मेम्ब्रेन को तोड़ देता है। उस कंडीशन में चूंकि वो एल्कोहल था, मटेरियल था, उसको हम फोटोकेमिकल नहीं कह सकते। ठीक है, लेकिन यूवी रे से अगर हम उसको किल करते हैं तो ये एक तरह से फोटोकेमिकल रिएक्शन ही माना जाएगा। ठीक है, रिएक्शन ही होता है, माना क्या जाएगा, है ना जी। और एक चीज़ मैं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे लास्ट में, जो लोग लास्ट तक वीडियो देखे हैं उनको ये गुरु ज्ञान मिलेगा। देखिए, दुनिया में इंसान को अगर कोई समझा सकता है तो वो खुद है। ठीक है, खुद से मेहनत करोगे तब आपको सारा चीज़ समझ में आएगा। यदि आपको अपने दिनचर्या में बदलाव लाना है तो कोई आपको प्रवचन दे के आपके दिनचर्या में बदलाव नहीं ला सकता। उसके लिए आपको खुद को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, है ना। मतलब अगर आप बदलाव करने वाले इंसान को देखना चाहते हो अगर आपकी लाइफ में, तो वो आईने के सामने खड़े हो जाओ और खुद से पूछो, ठीक है, कि मैं जो कर रहा हूँ, मैं जो जितना मेहनत कर रहा हूँ वो क्या काफ़ी है या फिर मुझे और मेहनत की ज़रूरत है। ठीक है, तो इसी संदेश के साथ आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करना आता नहीं है। ठीक है, तो सीधी-सीधी बात कह रहा हूँ, अगर आपको सक्सेस होना है तो आपको काम करना पड़ेगा। आप काम करेंगे तो उससे मैं सक्सेस नहीं हो जाऊँगा या फिर आपके कलीग सक्सेस नहीं हो जाएँगे। ठीक है? तो एक चीज़ मैं और भी पढ़ा था, सुपुत्र जो होता है ना? उसको किसी की सहायता की ज़रूरत नहीं है, वो सही काम करेगा। लेकिन कुपुत्र को आप सारा धन दे दो, सारा साम्राज्य दे दो, नष्ट ही कर देगा। एग्ज़ाम्पल महाभारत देख लेना आप लोग। ठीक है, थैंक यू।